हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थर्ड पेपर की डिमांड की थी, तो थर्ड पेपर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा नहीं है तो देख लीजिए। उसी की कंटिन्यूटी में इंटरफियरेंस का नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको। पिछले लेक्चर में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, या आप कह सकते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, एंड कंडीशन फॉर मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और इंटरफियरेंस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये सब हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। इंटरफियरेंस चैप्टर में उसी की कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क। ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। डार्क फ्रिंज कब बनती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। मतलब दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंज के बीच की दूरी को हम फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों की बीच की दूरी या फ्रिंज अंतराल को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। और इसका हमको सूत्र निकालना है। अब आप देखिए, इसके लिए हम फिगर पे जाते हैं सीधे। ये S क्या है आपका? S एक संकीर्ण एक वर्णी प्रकाश सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, जो एक ही तरह की वेवलेंथ को उत्सर्जित करता है। अब इससे प्राप्त समान दूरी पर दो ये कला संबंध सोर्स हैं जो इससे प्राप्त किए गए हैं एक वर्णी प्रकाश सोर्स से। तो S1 और S2 क्या हैं? आपके दो कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कला संबंध सोर्स क्या होते हैं? ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? D, स्मॉल d। अब इन सोर्स से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक ये पर्दा रखा हुआ है और इस पर्दे पर हमको इंटरफियरेंस पैटर्न देखना है, यानी कि इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होता है। अब बिंदु O ये इस पर्दे का सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पर S1 और S2 से पहुँचने वाली तरंगों के मध्य जो पथांतर है, पाथ डिफरेंस है, ज़ीरो होता है। इसलिए जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो बेसिक कंडीशन हमको पता है, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो यहाँ पर तीव्रता क्या होगी?
मैक्सिमम होगी। मान लिया कि बिंदु O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। बिंदु O से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और P पर हमको प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P से एक वेव S1 से P पर पहुंच रही है और एक वेव S2 से P पर पहुंच रही है। तो P पर S1 और S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य हमको पथांतर ज्ञात करना है, पाथ डिफरेंस ज्ञात करना है। अब देखो, एक वेव S1 से P पे पहुंच रही है और एक वेव S2 से P पर पहुंच रही है, तो इनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये S1 और S2 से P पर पहुंचने वाली वेव के मध्य प्रथांतर है। अगर मैं इसको करती हूँ तो यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी दोनों क्या हैं? इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। तो पथांतर क्या हुआ? S2P माइनस ये जो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो लाइन आई S1P, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S1P ले रहे हैं। तो पथांतर क्या होगा? S2P माइनस S1P। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले फिगर से ही समझ लीजिए। अब इधर ये देखिए PL1, ये वाली चीज़ PL1 किसके बराबर है? अब आप देखो, ये L2 है आपका, यहाँ पर ये देखिए। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि ये वाली, दिस इज d/2 और ये भी d/2, यानी कि ये जो OL2 डिस्टेंस है ये d/2 के बराबर है। और हमें क्या निकालनी है? PL1। तो PL1 किसके बराबर हो गई हमारे? PL1, ये O से P तक की दूरी कितनी है? x, और x में से मैं इतनी दूरी घटा दूं जो किसके बराबर है? d/2 के, क्योंकि ये भी d/2 है, ये भी d/2 है, यानी कि OL1 भी d/2 है और OL2 भी d/2 है। और हमें निकालनी है ये चीज़। तो इसमें से इतनी चीज़ घटा दूं तो ये PL1 आ जाएगा, यानी कि x माइनस d/2। सिमिलरली PL2, P से लेके L2। तो अब OP तो आपके पास पूरा x है और ये और जुड़ जाएगा, ये कितना है? d/2। तो कितना हो गया? x प्लस d/2। तो PL1 है आपका x माइनस d/2 और PL2 है आपका x प्लस d/2। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल? PS1L, ये देखिए 1, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पहले आप फिगर से बना देख लीजिए और पीछे सारा हमने सॉल्व कर रखा है इसी को। तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल से आप देखेंगे तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1L1 स्क्वायर प्लस L1P स्क्वायर। तो S1L क्या है? कैपिटल D, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर पर्दा रखा हुआ है। तो दिस इज D स्क्वायर, और ये हम निकाल चुके हैं क्या है? x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो जब हम S1P स्क्वायर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। एंड इसी तरीके से मैं S2P स्क्वायर लिखूंगी तो ये ट्राइंगल बन गया। तो ये क्या होगा? दिस इज D स्क्वायर, और ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी? PL2, x प्लस d2, यानी कि D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये दो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए, एक PS1L1 और एक PS2L2। अब हमारे पास इससे S1P स्क्वायर भी आ गया और S2P स्क्वायर भी आ गया। तो हम S1P की वैल्यू भी निकाल लेंगे और S2P की वैल्यू भी निकाल लेंगे। और S1 और S2 से P पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव के मध्य पाथ डिफरेंस कितना है? S2P माइनस S1P, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये आपने निकाल लिया। अब हम लेते हैं S1P स्क्वायर।
जो मैंने आपको बताया था क्या था, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर ने आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बना, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो S1P क्या हो गया, डी को का हो गया अंडर रूट से बाहर आ गया डी, और दिस इज 4/1/2, यानी कि डी प्लस, अगर मैं इसको खोलूँ बाइनोमियली तो 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, एन हायर ऑर्डर टर्म चलती जाएगी क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के हिसाब से हमने खोल लिया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, पर हमने आगे की टर्म नहीं ली, उसको ऐसे ही चलते गए क्योंकि हमें ये मालूम है कि कंडीशन क्या है, एक्स माइनस डी बाई टू इज़ वेरी वेरी लेस देन डी। तो हायर ऑर्डर टर्म क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो आपके पास S1P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी प्लस, अब इस डी से एक डी कट गया, एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई 2D। दैट सिमिलरली S2P भी आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर और माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2D। तो ये S2P आ गया ये, और S1P आपके पास आ गया ये। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, S2P माइनस S1P, S2P इज दिस वन एंड S1P इज दिस वन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया डेल्टा बराबर एक्स डी बाय कैपिटल डी। तो ये आ गया S1 और S2 से P पॉइंट पर पहुंचने वाली वेव के मध्य पाथ डिफरेंस, पथांतर। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज एट P, nth ब्राइट फ्रिंज कब होगी, जब उसका जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। ये कंडीशंस हम लास्ट टर्न पर पढ़ चुके हैं। तो आपने पाथ डिफरेंस रख लिया, एक्स एन डी बाय डी, स्मॉल डी बाई डी, ये आपका गलत लिखा हुआ है, दिस इज एक्स एन स्मॉल डी बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एक्स एन बराबर आपके पास क्या आ गया, एन लैम्डा बाय डी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो एक्स एन बराबर आपके पास क्या आ गया, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास एक्स डी बाई डी आ गया था और हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये चीज़ आ गई। तो ये nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आई है O पॉइंट से। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो सक्सेसिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस। तो नेक्स्ट कितना हो गया, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, तो एन की जगह आप एन प्लस वन लग दीजिए, लैम्डा डी। तो ये आपके पास आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो इसका मतलब बीटा जो है वो एन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए सब डिप्थ फ्रिंजें, सब ब्राइट फ्रिंजेस सेम विड्थ की होती हैं। सो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड, दैट इज ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव इक्वल विड्थ। अब अपन लेते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए। अब आप देखिए, ये तो आपने देख लिया लैम्डा डी बाई डी आ गया। अब डार्क फ्रिंजेस के लिए, nth डार्क फ्रिंज के लिए एट पी, तो nth डार्क फ्रिंज एट पी आपके पास क्या हो गया, आप देखो अब इस समय जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये भी हम देख चुके हैं, कंडीशन लगा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक्स एन डी बाय डी आपके पास आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, एन इज़ वेरी फ्रॉम 0 1 2। तो एक्स एन डैश क्या हो गया, 12 प्लस 1 लैम्डा डी बाय 2d। डिस्टेंस बिटवीन डी है कोहेरेंट सोर्सेज। तो बीटा डैश क्या हो गया, दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, एन की जगह एन प्लस वन रख सकते हैं, एक्स डैश एन प्लस वन माइनस एक्स एन डैश। और जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। भाई आप कैसे करेंगे, एक्स डैश एन प्लस वन क्या ले लेंगे, 2n प्लस वन प्लस वन लैम्डा डी बाई 2d माइनस 2n प्लस वन लैम्डा डी बाई 2d। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो आपने क्या देखा,
दो सक्सेसिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज, दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर भी बीटा डैश का मान या बीटा जो भी है उसका मान एन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्लियर है कि इंटरफियरेंस पैटर्न में दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजेस की चौड़ाई सेम होती है। अब फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र है बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी, इससे क्या क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि फ्रिंज चौड़ाई का अगर हम सूत्र देखें तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो जो लाइट आप यूज़ ले रहे हो यानी कि जो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि जो लाल रंग के प्रकाश जिसका लैम्डा अधिक है उसके द्वारा जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो नीले रंग के प्रकाश द्वारा प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई से अधिक होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ब्लू की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। और जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी क्या है? लैम्डा। सेकंड क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस से पर्दे की दूरी d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि d की वैल्यू अगर हमें ज़्यादा फ्रिंज विड्थ चाहिए तो आपको d की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि पर्दे को दूर रखना पड़ेगा। तीसरा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। वो क्या है? दो कला संबंध बीच के सोर्स के बीच की दूरी d के व्यतिक्रमानुपाती होती है, यानी कि सोर्स जितने अधिक पास होंगे उतनी ही अधिक फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सोर्स के बीच की दूरी d और सोर्स से पर्दे की दूरी कैपिटल D को मेजर कर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपके पास है फ्रिंज विड्थ। तो अब आपने देख लिया कि फ्रिंज विड्थ किस तरह से अपने पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की जो फ्रिंज विड्थ है सेम होती है और उसकी वैल्यू क्या है? लैम्डा डी बाय डी। और इनकी जो शेप है ये शेप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले तो हमारे पास ये आ गया फ्रिंज विड्थ। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें बार बार हम बोल रहे हैं कला संबंध सोर्स, कला संबंध सोर्स। तो कला संबंध सोर्स होते क्या हैं? इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं? तो क्या होता है कि जब दो प्रकाश सोर्स से किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के, अभी तो हम डेफिनेशन देखते हैं, जब दो प्रकाश सोर्स से किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर, दो तरंगे हैं तो उनके मध्य कलांतर तो होगा। तो यदि वो कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वो इनकोहेरेंट यानी कि अकला संबंध सोर्स कहलाते हैं। और अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा यानी कि यदि फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो वो सोर्सेस क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा कि यदि प्रकाश सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर रखे पर्दे पर हम ये चाहते हैं अच्छी स्टेबल इंटरफियरेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ये मालूम है कि जो उनके बीच का फेज डिफरेंस है वो टाइम के सापेक्ष क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। पर होता क्या है कि जो प्रत्येक प्रकाश सोर्स से जो प्रकाश के उत्सर्जन का कारण उसमें जो एटम्स हैं उनका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होता है। अब क्या होता है? एनर्जी प्राप्त कर जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेज में केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहते हैं और उसके बाद वह अपनी डाउन स्टेट में आ जाते हैं। जनरली क्या होता है कि डिफरेंट एटम से प्राप्त जो रेडिएशंस हैं उनमें कोई कला संबंध नहीं होता, क्योंकि जो एटम में जो
एमिशन का जो प्रोसेस है वो रैंडम होता है। पर यदि हम दो इंडिपेंडेंट प्रकाश सोर्स लें, दो स्वतंत्र प्रकाश सोर्स लें, तो उनसे प्राप्त प्रकाश तरंगों में किसी भी स्थिति पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वरन क्या होगा, रैंडमली चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार वो सोर्स जिनसे किसी स्थान पर प्राप्त प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबंध ना हो, यानी कि जो वेव्स हैं उनमें फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता रहे, तो वो कला असंबद्ध यानी कि इनकोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। और जो कला असंबद्ध सोर्स हैं, जो इनकोहेरेंट सोर्स हैं, उन सोर्सेस से प्राप्त तरंगों यदि हम व्यतिकरण प्रतिरूप देखते हैं तो वो परमानेंट नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा, क्योंकि कभी तरंगे संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध संतुष्ट करेंगी और कभी तरंगे विनाशी व्यतिकरण का, मतलब कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगी, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। और ये परिवर्तन इतने कम समय में होते हैं, मतलब करीब 10⁻⁻8 सेकेंड में होते हैं, जो हम आंखों से देख नहीं सकते और हमें केवल एवरेज इंटेंसिटी ही प्रेक्षित होती है। और यदि जब दो प्रकाश सोर्स से किसी पॉइंट पर प्राप्त तरंगों के मध्य कालांतर का मान टाइम के साथ चेंज नहीं होता, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे सोर्स कला संबंध यानी कि कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। और ये है जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, वो कोहेरेंस कहलाता है, कला संबद्धता कहलाता है। वास्तव में इस तरह के दो इंडिपेंडेंट सोर्स को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यदि किसी मेथड द्वारा प्रकाश के एक सोर्स से दो सोर्स बना लें, तभी तो हम एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से दो S1 S2 बनाते हैं, जिससे हमें दोनों सोर्सेस कोहेरेंट मिले। तो क्या होगा कि किसी भी विधि द्वारा प्रकाश के एक सोर्स से दो सोर्स बना लें, तो किसी क्षण एक सोर्स से उत्पन्न तरंग की कला में परिवर्तन होने पर उसी क्षण दूसरे सोर्स से उत्पन्न तरंग की कला में उतना ही परिवर्तन होगा, और इस प्रकार उन दो सोर्स से उत्पन्न तरंगों के मध्य कालांतर कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन क्या है कि वो एक ही सोर्स से हम दो सोर्स बना लें तब। और इस प्रकार से प्राप्त दो कला संबंध सोर्सों से उत्पन्न तरंगों का सुपरपोजिशन के फलस्वरूप हमको परमानेंट इंटरफियरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको इंटरफियरेंस लेने के लिए जो उसकी बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, और कोहेरेंट का मतलब कि जो फेज डिफरेंस है दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये तो हैं आपके कोहेरेंट सोर्स। क्या होता है, अब कोहेरेंट सोर्स को भी हम, जो कोहेरेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक कहलाती है टेम्पोरल कोहेरेंस और एक कहलाती है स्पेशियल कोहेरेंस, यानी कि कालिक संबद्धता और स्थानिक संबद्धता। उसको हम नेक्स्ट टर्न पर कल पढ़ेंगे। आज आप इसको अच्छे तरीके से आपके ये दोनों लेक्चर्स को पढ़िएगा। इंटरफियरेंस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और रीजनिंग वाले बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा, और साथ में इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते जाइएगा। जैसे आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दो कोई भी इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि दोनों सोर्स कला संबंध हैं कि नहीं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, दोनों वेव्स के मध्य फेज डिफरेंस देखना पड़ेगा। और अगर वो फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आता है, यानी कि टी नहीं होता उसके अंदर, तो वो कोहेरेंट होगा, और अगर टी होता है यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो कोहेरेंट नहीं होगा। थैंक यू।